मनी थीफ। एक गांव में रवाना राठौड़ नाम का एक स्मगलर रहता था। वो गंजा था। वो हीरों को निगलकर उन्हें फ्लाइट में विदेश ले जाने में माहिर था। ऐसे करने के लिए राठौड़ कमीशन लेता था। उस गांव के एयरपोर्ट सिक्योरिटी का इंचार्ज बोस ने मेटल डिटेक्टर और स्कैनर से तलाशी लेकर रवाना राठौड़ को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर लाभ नहीं हुआ। इस तरह बोस को शक होने पर भी वो रवाना राठौड़ को कुछ नहीं कर पाया। एक बार एक महामारी के कारण सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। यूं 6 महीने बीत गए। रवाना राठौड़ को खाली बैठा कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन राठौड़ अपने दोस्त बाबजी से, अरे ये महामारी क्या मुसीबत है यार, इसकी वजह से हम एकदम बेरोजगार हो गए। इतने साल जो मैंने पैसे कमाए थे सब मौज मस्ती में उड़ा दिया। अब तो ये आलम है कि मेरे पास सैनिटाइजर और मास्क खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। एक काम क्यों ना करें, हम अपने गांव शहर से दारू की बोतलें ले आते हैं, कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। अरे क्या बात कर रहे हो उस्ताद, तुम्हारा रेंज क्या है, तुम ऐसे छोटे मोटे काम करो, मुझे पसंद नहीं है। कुछ दिन और इंतजार करो, कोई बढ़िया काम तुम्हारे हाथ लगेगा। एक दिन रतनलाल नाम का एक हीरो का व्यापारी राठौड़ के पास आया। ए भाया, माने थारे बारे में सारी जानकारी से। इस टाइम में एक तुम ही हो जो मेरा काम कर सकते हो, कहकर एक छोटा सा हीरा दिखाया। तुम ये हीरा दुबई ले जाओ, वहाँ जो 2 करोड़ रुपए तुम्हें मिलेंगे वो यहाँ लाकर मुझे दो। अरे भाया, उन पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। पर फ्लाइट्स तो है नहीं, मैं दुबई जाऊंगा कैसे? अरे भाया, जो लोग इमरजेंसी में विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने खास फ्लाइट्स लगाए हैं। मैं तुम्हें दुबई का वीसा दिला दूंगा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। वैसे तुम ये तो बताओ कि ये हीरा ले जाओगे कैसे? क्या तुम इसे निगल जाओगे? अरे नहीं नहीं, अरे इतने छोटे से हीरे को निगल कर फिर जुलाब की गोली लेकर उसे बाहर निकालना सब बेकार है। ये जो सिक्योरिटी वाले हैं वो सिर से लेके पैर तक सब तलाशी लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें कान की तलाशी लेते हुए देखा है? इसीलिए मैं ये हीरा कान में रख कर ले जाऊंगा। तुम्हारे पैसे यहाँ कैसे लाना है ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा कमीशन 20 लाख रुपए है, मंजूर है? रतनलाल ने ठीक है कहा। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर बोस, भाई ये तो बताओ कि ऐसे हालत में इतना रिस्क लेकर तुम दुबई जा क्यों रहे हो? दुबई में मेरा भाई पेट्रोल के कुएं में काम करता है सर। उसे ये महामारी हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। उसके पास पैसे नहीं है तो अस्पताल में उसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं दे रहे। उसे अच्छा इलाज दिलाने के लिए जा रहा हूँ सर। तुम्हारे बातों पे मुझे विश्वास नहीं होता। कहकर उसका सारा शरीर मेटल डिटेक्टर से चेक किया। कुछ हाथ नहीं लगा तो उसे छोड़ दिया। दुबई में राठौड़ ने एक व्यक्ति को वो हीरा दिया और उससे पैसे लिए। फिर उसने उन पैसों को अपने पेट के साथ और टांगों के साथ एक टेप से बांध दिया। थोड़े पैसे और बचे थे। उन पैसों को अपने सिर पर रखकर उसके ऊपर उसने विग पहन लिया। वो फिर अपने गांव के एयरपोर्ट लौटा। बोस ने फिर उसकी तलाशी ली। अरे साहब, मैं कोई स्मगलिंग नहीं करता, आप खुद ही देख लीजिए, आपके डिटेक्टर ने आवाज भी नहीं की। बोस ने उसे जाने दिया। राठौड़ जाने लगा। जरा ठहरो, तुम जब गए थे तब तुम गंजे थे, 2 दिनों में इतने बाल कहाँ से उग गए? इसी बात को लेकर मैं भी परेशान हूँ सर। दुबई के धूप में बाल अपने आप उगाए, पता नहीं कैसे। अच्छा, अपने आप उगाया? तो अब तुम देखो कि मैं कैसे अपने आप उसे उखाड़ता हूँ। कहकर उसके विग को खींचा। उसके सिर के ऊपर नोटों के बंडल थे। उसका शर्ट ऊपर उठाया। उसके पेट के साथ ढेर सारे नोटों के बंडल चिपके हुए थे। अपना पैंट उठाना। पैंट उठाने पर देखा कि उसके पैरों के साथ ढेर सारे नोटों के बंडल चिपके हुए थे। इतने दिनों में तुम आज मेरे पकड़ में आए, अब मैं अपनी भड़ास उतारूंगा तुम पर। कहकर मेटल डिटेक्टर से उसे खूब मारा। फिर पुलिस ने रवाना राठौड़ और रतनलाल को जेल में डाला। 100 डेज अंडरग्राउंड रेन फॉरेस्ट हाउस।
प्रकाश एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ था। वो वक्त का बहुत पाबंद था। अगर टाइम पे किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसे डांटता या मारता भी था। इसलिए उसका असिस्टेंट लड्डू हमेशा मार खाता रहता था। एक बार एम्प्लॉयज मीटिंग में प्रकाश, देखिए, कल मैं सवेरे 8 बजे अपने खुद के प्राइवेट जेट पर हजारद्वीप जा रहा हूँ। वहाँ ठीक 8:48 में लैंड हो जाऊंगा। सबको ठीक 8:49 में जूम कॉल में मुझसे बात करना होगा। अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो आप सबकी खैर नहीं। सर, आप यूँ वक्त के पीछे क्यों पड़े हैं? सब बड़ों ने कहा है कि कोई भी काम आराम से सोच समझ कर किया करो। अब ये जूम कॉल मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। वहाँ से लौटने के बाद सीधा सीधा यहाँ मीटिंग कर सकते हैं ना सर? प्रकाश ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। स्टूपिड फेलो, तुम मुझे टाइम के बारे में बताते हो? सुनो, मैं आज तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, आज से तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। मैं जो काम कहूँ वही करना होगा। तुम्हें मुंह खोलने की इजाजत नहीं है, समझे? इडियट। कहकर एक और थप्पड़ मारा। अगले दिन प्रकाश और लड्डू फ्लाइट में रवाना हुए। फ्लाइट समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। प्रकाश फोन में किसी के साथ बिजनेस डील बात कर रहा था। इतने में फ्लाइट का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में जा गिरा। दोनों तैरते हुए एक टापू पर पहुंचे। उस टापू पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था। ओ गॉड, यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं है। लगता है ये कोई टापू है। टाइम क्या है ये भी नहीं पता चल रहा। अब बाहरी दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ हैं? हाय रे, मेरा सारा वक्त बर्बाद हो रहा है। क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? लड्डू बिना मुंह खोले अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। यूं शाम हो गई। उन्होंने देखा कि दूर एक स्टीमर जा रहा है तो प्रकाश ने अपना शर्ट खोलकर उसे लहराया। हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगा, पर वो स्टीमर वहां से चला गया। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा था तो प्रकाश फिर से अपना शर्ट लहराते हुए हेल्प हेल्प कह के चिल्लाने लगा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। ये क्या, तुम क्यों नहीं चलाते मेरी तरह? हेल्प हेल्प। अच्छा, मैंने तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा था, इसीलिए ऐसे कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही रहो। अब तुम बोल के क्या उखाड़ लोगे? खाने के लिए और रहने के लिए हमें कुछ करना होगा यहाँ पर। यूं कई दिन बीत गए। प्रकाश और लड्डू ने मिलकर वहां पर एक क्ले हाउस बनाया। वहां जंगल में उगने वाले फलों को खाने लगे। दोनों के मूछ और दाढ़ियां उगने लगी। अरे मेरे अंदाजे से यहाँ आकर हमें 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब क्या जिंदगी भर यहीं रहेंगे? पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चे कैसे हैं, कंपनी कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम चुपचाप बैठे हो। तब लड्डू ने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता। एक दिन लड्डू बड़े अच्छे कपड़े पहनकर क्लीन शेव करके आया। वो पहाड़ की तरफ दिखाते हुए कुछ इशारा करने ही वाला था कि प्रकाश, अरे ये क्या, इसके कपड़े पहनकर आ गए तुम? कहीं मिली होगी तुम्हें, और नुकीले पत्थर से तुमने शेविंग भी कर ली। मैं तुम्हारी तरह किसी और के फेंके हुए कपड़े और नुकीले पत्थरों से शेविंग नहीं करता, समझे? एक और दिन लड्डू अलग कपड़े पहनकर बर्गर खाता हुआ वहाँ पहुँचा। वो फिर से पहाड़ की चोटी की ओर दिखाते हुए कुछ इशारा कर ही रहा था कि प्रकाश, अरे ये क्या, जब देखो तुम पहाड़ की तरफ इशारा करते रहते हो। हमारा दिमाग ठीक है? अरे जो बर्गर पानी में बह के आया हो तुम उसे खा कैसे लेते हो? निकम्मा, जरा मुझसे दूर ही रहो। इस टापू से कैसे निकले इसके बारे में सोचते नहीं हो क्या? आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आते हो तुम। ऐसे ही रहा तो तुम्हारे तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा मैं, खबरदार। यूं उसे डांटा। एक दिन प्रकाश को पहाड़ की ओर से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अरे लड्डू, लगता है कि इस टापू में हमारी तरह कोई और भी आकर फंस गया है। लगता है वो पहाड़ की चोटी पर हैं। चलो हम जाकर उन्हें देखते हैं। दोनों पहाड़ चढ़ने लगे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ये देखकर प्रकाश दंग रह गया। हेलो लड्डू भाई, आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाए। ये लो आइसक्रीम खाओ। कहकर उसे आइसक्रीम दिया। अरे ये हो क्या रहा है? तुम इन्हें जानते हो? वैसे इस टापू में इतना बड़ा शहर कब बना? किसने कहा
कहा कि ये टापू है? ये हमारा ही देश है साहब। इस शहर को वाइजैक कहते हैं। लड्डू हर रोज हमारे साथ खेलता है। वैसे आप है कौन? इससे पहले आपको कभी नहीं देखा हमने। मैं कौन हूँ? अरे 100 दिनों से इसे टापू समझकर मैंने घर भी बनाया और हम यहाँ रह रहे हैं। किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। किसी ने ये भी नहीं बताया कि ये टापू नहीं है। अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने बीच में घर बनाया है? हमने आपको कई बार देखा है। हमने सोचा कोई टूरिस्ट है जो शौकिया घर बनाकर वहाँ रह रहा है। वैसे घर आपने बहुत बढ़िया बनाया। प्रकाश लड्डू से, अरे कमबख्त, तू तो मुझसे कह सकता था। तब लड्डू ने इशारा किया कि मुझे बोलना मना है। बस प्रकाश गश खाकर गिर गया।